अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जो इन मुश्किल हालात में और इस टफ टाइम में मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर कमेंट किया करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे हौसला दिया करते हैं। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो मोहम्मद अली भाई हैं हमारे, एक कासिम जट साहब हैं, जारिश शहजाद हैं, फरजाना अख्तर साहिबा हैं, शाहिदा खान हैं, हिरा साहिबा हैं, सबा साहिबा हैं और परवीन साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, शाहीन साहिबा हैं, समर भाई हैं, मुस्कान साहिबा हैं। इसके साथ साथ मिस फातिमा हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मेरी स्टोरीज को सुनते हैं लेकिन वो अक्सर कमेंट नहीं कर पाते। तो हर वो सब्सक्राइबर जो मेरी स्टोरीज को सुनता है, मुझे सपोर्ट करता है और जो चाहता है कि मैं ग्रो करूं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह नवाब जुनेद खान साहब हैं, पलवाशा अंसारी साहिबा हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम याद नहीं कर पा रहा। अतिया तौसीफ साहिबा हैं, नुदरत मकसूद साहिबा हैं, आकिदा हसन है। तो आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमें मिस्टर काशान ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे वो 1981-82 में कराची की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि उस दौर में भी मौजूद थी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये एडमिन मैनेजर के तौर पे काम किया करते थे और उस दौर में ये जो यूनिवर्सिटी थी ये शहीद मिल्लत रोड पे मौजूद थी। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो एडमिन मैनेजर होता है या जो एडमिन डिपार्टमेंट के लोग हुआ करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब तमाम स्टूडेंट, तमाम स्टाफ चला जाए तो ये जब तक वहाँ पे मौजूद रहें और अपने हिसाब से जो भी इनकी ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के बाद सबसे आखिर में अपने घर जाएं। तो वैसे ही 1981-82 का टाइम था और दिसंबर का एंड चल रहा था या जनवरी चल रहा था। शदीद सर्दी पड़ रही थी और तकरीबन रात के 7-7:30 बजे का टाइम था और ये बस तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही इनका काम कंप्लीट हो तो ये अपने घर के लिए रवाना हो सकें। अच्छा, उस दौर में सिक्योरिटी के इश्यूज थे लेकिन इस कदर नहीं थे कि जैसे कि आज के दौर में हुआ करते हैं। तो सिर्फ एक चौकीदार था जो उनकी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बैठा करता था। बहरहाल ये अपनी सीट पे बैठे हुए थे, तो वो जो चौकीदार था जो गेट के बाहर की तरफ बैठा करता था, वो एकदम से इनके पास आया और पास आने के बाद इनसे बोलने लगा कि साहब, मेरे हिसाब से तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे जा चुके हैं, लेकिन अभी मैंने एक अजीब चीज़ देखी है। अब जब उसने इस तरह से बोला तो इन्होंने पूछा कि तुमने क्या देखा है। वो कहने लगा कि मैं बाहर की तरफ खड़ा हुआ था और फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइब्रेरी की जो खिड़की है उस खिड़की में से कोई औरत बाहर की तरफ झांक रही है। अब ना ही वो कोई स्टूडेंट थी, ना ही वो कोई टीचर लग रही थी। गर्ज के वो जो औरत थी उसका बड़ा ही अजीब हुलिया था और देखने से वो कोई मांगने वाली या फकीरनी लग रही थी। हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक सारे के सारे स्टूडेंट, टीचर, सबके सब अब अपने घर में जा चुके हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त किसी को मौजूद नहीं होना चाहिए। अब जब उसने इस तरह से मिस्टीरियस वे में बोला तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारा काम है कि तुम ऊपर जाओ, बल्कि मेरे साथ चलो, हम चल के ऊपर चेक करते हैं
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोरनी, कोई मांगने वाली चुपके से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो चुकी है। खैर, उसने मेरे साथ कदम बढ़ाए और हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ रवाना हुए। अब हमने बारी बारी पूरी लाइब्रेरी को, जितने भी रूम्स थे उन सबको, इवन के वॉशरूम को भी चेक कर लिया, लेकिन वहां पे कोई मौजूद नहीं था। हम लोग नीचे आ गए और नीचे आने के बाद मैंने चौकीदार को कहा कि शायद तुम्हारा वहम होगा, और मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब इसी तरह मज़ीद 3 या 4 दिन गुजरे, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था और बीच बीच में जो पेपर्स लोगों के रह चुके थे वो हो रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि शाम के तकरीबन 5, साढ़े 5 बजे का टाइम था और पौने 6 बजे तक मगरिब हो जाया करती थी। तो कुछ लड़कियां थीं जो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थीं और अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थीं। सब कुछ नॉर्मल था कि एकदम से 2 लड़कियों के चीखने की या बहुत बुरी तरह चीखने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब जैसे ही लड़कियों के चीखने की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैं तो भागा ही भागा। मेरे अलावा जितने भी लड़के थे या जो भी स्टाफ था वो सारे के सारे एक साथ लाइब्रेरी की तरफ भागना शुरू हुए। जैसे ही हम लोग लाइब्रेरी में पहुंचे तो हमने देखा कि एक लड़की नीचे पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि वो बेहोश हो चुकी है। अब उसको बेहोश देख के जाहिर सी बात है, मेरी जॉब थी, मैं तो सबसे पहले परेशान हुआ। उसके ऊपर पानी डाला और जैसे तैसे करके जब वो 15 मिनट में या 20 मिनट में होश में आई तो हमने उससे पूछा कि भाई इतनी ज़ोर से आप क्यों चीखी थी और ऐसा क्या हुआ था कि आप बेहोश हो गईं। वो बताने लगी कि मैं लाइब्रेरी से उठी और उठ के जैसे ही बाहर निकली तो सामने वॉशरूम मौजूद था। मुझे वॉशरूम के अंदर जाना था। जैसे ही मैंने वॉशरूम का गेट खोला और मैं वॉशरूम के अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि वॉशरूम के अंदर एक औरत शीशे के सामने खड़ी हुई है। उसके बड़े बिखरे बिखरे बाल हैं, बहुत गंदे कपड़े उसने पहन रखे हैं और उसके हुलिये से, उसके बालों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मांगने वाली या फकीरनी है। अभी मैंने उसकी बैक साइड या उसके पीछे की तरफ ही देखा था। जैसे ही मेरी नज़र शीशे के जरिए उसकी आंखों पे या उसके चेहरे पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक चेहरा है और उसके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि उसकी जो आंखें थीं, उनकी जो आई बॉल्स थीं, वो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ सफ़ेद थीं बल्कि उसकी आंखों से मुसलसल खून बह रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे की तरफ पड़ी तो एकदम से वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी और जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया तो जब मेरी नज़र उसकी ज़बान पे या उसके दांतों पे पड़ी तो उसके दांतों से भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर का ब्लड रस रहा था और एकदम से वो मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई तो एकदम से मुझे खौफ महसूस हुआ और मैंने एक जोर से चीख मारी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। अब जब ये लड़की ये सारा का सारा वाकया या आप बीती सुना रही थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां पे न सिर्फ स्टूडेंट मौजूद थे बल्कि उसके साथ साथ कुछ स्टाफ मेंबर, खास तौर पे कुछ फीमेल टीचर्स भी मौजूद थी। इसकी ये बात सुनने के बाद कुछ औरतों ने या कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि हमने भी इस तरह की औरत को या इस तरह की लड़की को अक्सर लाइब्रेरी के अंदर आते जाते अपनी आंखों से देखा है। अब कभी कोई एक बंदा इस तरह की बात करे तो आपको शायद यकीन ना आए। जब आपका चौकीदार, आपकी स्टूडेंट, आपकी टीचर्स सब लोग इस तरह की बातें करें तो यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो वहां पे मौजूद था।
खैर उस वक्त तो मैंने मामले को रफा दफा किया और बातें बना के सबको समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता, ये सरासर आप लोगों का वहम है। इस बात को या इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दें और मैं अपने तौर पे भी इन्वेस्टिगेट करने की या मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो भी वाक़या था, जो भी उस वक्त यूनिवर्सिटी के डीन थे, मैंने उनको भी बता दिया था ताकि उनकी नॉलेज में भी ये बात रह सके कि इस यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे रात के औकात में, ये मगरिब के टाइम में एक औरत नज़र आया करती है। अच्छा, इसी तरह मज़ीद 10 या 12 दिन गुजरे और मुझे अच्छी तरह याद है कि 13 या फिर 14 जनवरी की शाम थी और इत्तफाक से शायद कोई स्ट्राइक थी या कोई एहतजाज था या किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ थी। अब जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ हुआ करती थी तो क्योंकि मैं एडमिन मैनेजर था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि ऑफ वाले दिन भी मैं यहाँ पे विजिट किया करता था। तो वैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था और शाम के तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था। चौकीदार हस्बे मामूल गेट के बाहर की तरफ मौजूद था। मैं कुछ कैश काउंटर की तरफ जो हिसाब किताब था उसको मुकम्मल कर रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से मुझे नॉकिंग की आवाज आना शुरू हुई और ये जो नॉकिंग की आवाज थी, ये ऐसा लग रहा था कि मेरे रूम से बाहर की तरफ जहां पे किचन मौजूद है उस तरफ से आ रही है। पहले तो मैं इग्नोर करता रहा, लेकिन जब मुझे वाज़ेह लगने लगा कि वाकई में किसी न किसी की आवाज़ है जो आ रही है और कोई ना कोई मुसलसल वॉशरूम के दरवाजे को या किचन के दरवाजे को नॉक कर रहा है, मैं उठा और उठने के बाद मैंने करीब व जवार का, ख़ास तौर पे किचन की तरफ का जायज़ा लेना शुरू किया। अभी मैं किचन के गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ से किसी ने चलना शुरू किया है। अब जब कोई आपके पीछे पीछे आ रहा होता है या आपके पीछे चल रहा होता है तो आपको ज़मीन के ऊपर एक आवाज़ महसूस होती है जो कि कदमों की आवाज़ हुआ करती है। तो वैसे ही मुझे धम धम इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। खैर जैसे ही मुझे आवाज़ आना शुरू हुई, इससे पहले कि मैं पलटता और पीछे देखता तो एकदम से किसी ने मेरे कंधे के ऊपर आके हाथ रखा और जिसने भी मेरे कंधे पे हाथ रखा था वो इस कदर ठंडा हाथ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधे के ऊपर बहुत सारी बर्फ रख दी गई हो। अब जैसे ही किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं एकदम से पलटा और जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे एक औरत उसी हुलिये में, यानी वैसी ही भयानक शक्ल के साथ, वाइट आई बॉल्स के साथ, और उसकी आंखों में से साथ साथ खून निकल रहा था, मुझे देख के मुस्कुरा रही है। जैसे ही मैंने इस भयानक शक्ल की औरत को अपनी तरफ देखा या अपने पीछे देखा तो मैं एकदम से डर गया और पीछे हटा। मैं जैसे ही पीछे हटा तो वो जो औरत थी वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने अपनी नाक से या पतली सी आवाज में मुझे कहना शुरू किया कि ये जो रात का टाइम है ये हमारा टाइम है, तुम लोग कोशिश किया करो कि रात के टाइम में, खास तौर पे अंधेरा होने के बाद, यहाँ पे ना आया करो। अब जैसे ही उसने ये कहा तो अव्वल तो मेरे पसीने छूट रहे थे, मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या रिस्पॉन्स करूं, क्या जवाब दूं। मेरी तो खौफ के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। यह कहने के बाद वो दोबारा से मुड़ी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी
और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने हवा में तहलील हो गई। जैसे ही वो हवा में तहलील हुई या गायब हुई तो मैं तकरीबन 5 या 7 मिनट तक आंखें बंद करके वहीं पे खड़ा रहा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से वापस पलटता या भाग पाता। खैर कुछ देर बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की और वो पढ़ने के बाद सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ निकल गया। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ आया तो चौकीदार ने जब मेरी ऐसी हालत देखी, मुझे पसीने में शराबोर देखा, तो उसने मुझसे पूछा कि साहब क्या हुआ है। खैर मैंने कांपते कांपते जैसे तैसे उसको बताया कि अभी एक औरत मेरे सामने आई थी और उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है। ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि साहब मैंने आपसे कहा था ना कि अंधेरा होने के बाद खास तौर पे रात में इस लाइब्रेरी वाले एरिया में वो औरत अक्सर नजर आया करती है। ये बताते हैं कि उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि ना खुद मगरिब के टाइम या उसके बाद रुकूंगा और ना ही किसी भी कीमत पे किसी भी स्टूडेंट को वहां पे रुकने दूंगा। मैंने तकरीबन मजीद 4 से 5 साल तक उस इदारे में या उस यूनिवर्सिटी में जॉब की और मैं किसी भी कीमत पे 4 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे तक वहां से वापस चला जाया करता था। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अहमद अली साहब ने भेजी है और ये जो स्टोरी है ये भी बड़ी हॉरिफिक स्टोरी है, बड़ी ही खौफनाक स्टोरी है। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे इससे मिलता जुलता एक वाकया याद आ गया था। खैर पहले मैं उनकी स्टोरी शेयर करता हूँ। ये बताते हैं कि इनके फादर की जब 2001-2002 में रिटायरमेंट हुई थी तो इनके फादर को उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन हैंडशेक की सूरत में लाखों रुपए मिले थे। अब जब इनकी रिटायरमेंट हुई तो इनके पास जो पैसे आए थे तो इनके फादर सोचने लगे कि इन पैसों का क्या किया जाए, क्यों ना इनको किसी प्रॉपर्टी में या किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे पैसे हमेशा बड़ा करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि इन लोगों ने सखी हसन का जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने जो बंगले मौजूद हैं वहां पे एक बंगला खरीद लिया। अब ये ऑलरेडी एक अच्छे घर के अंदर रिहाइश पजीर थे, तो इन्होंने कब्रिस्तान के सामने जो बंगला खरीदा था, इनका इरादा यही था कि इसको या तो किराए पे दे देंगे या फिर यहाँ पे कोई स्कूल खोल के कुछ पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। खैर इन्होंने खरीदने के बाद वहां पे कलर वगैरह करवाने की तैयारी शुरू की और जो भी छोटी मोटी रेनोवेशन रिक्वायर्ड थी वो करवाने का काम शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 1 महीने तक इस घर के अंदर काम होता चला गया और 1 महीने के बाद ये जो घर था इस काबिल हो चुका था कि अब इसको किराए पे दे दिया जाए। तो इसी हवाले से एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम था। मैं अपने फादर के हमरा इसी बंगले पे गया और हमारा जो घर था वो बेसिकली ग्राउंड +1 था और ग्राउंड +1 के बाद ऊपर का जो हिस्सा था वहाँ पे एक ग्रिल लगी हुई थी जो कि हमारी सेफ्टी के लिए या घर की सेफ्टी के लिए मौजूद थी। खैर सबसे पहले हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर देखा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर देखा और फर्स्ट फ्लोर देखने के बाद जब हम लोग छत की तरफ बढ़े तो सीढ़ियां चढ़ते ही सीढ़ियों के आखिर में
एक ग्रिल मौजूद थी जो कि सी थ्रू ग्रिल थी। वहाँ पे ताला लगा हुआ था और जैसे ही हम ग्रिल के सामने आए और हमने ताला खोलना शुरू किया तो हमारी नज़र जो हमारी छत थी उस छत के बिल्कुल दरमियान में पड़ी। हमने देखा कि जो हमारी छत है उस छत के दरमियान में चेयर के ऊपर एक औरत बैठी हुई है। उस औरत ने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है। उसका जो मुंह है वो कब्रिस्तान की तरफ है और हमें उसकी बैक साइड नजर आ रही है। ये जो औरत है इसके बड़े बड़े लंबे घने बाल थे और उन बालों को उसने खोल रखा था। अब मैं भी बड़ा हैरान, मेरे फादर भी बड़े हैरान कि हमारे घर में, हमारी प्रॉपर्टी में, वो भी हमारी छत के ऊपर ये औरत बीच में कैसे बैठी हुई है, ये कहां से आई है और ये आखिर कौन है। बहरहाल ग्रिल का लॉक खोलते खोलते एकदम से जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे रोक दिया और उन्होंने मुझे इशारा किया कि जैसे अभी दरवाज़ा या ताला नहीं खोलो। वो मुझे इशारा करके नीचे की तरफ लेके आए। नीचे बराबर में जो बंगला मौजूद था वहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था। अब वो स्कूल तो इतनी रात में बंद था, लेकिन उस स्कूल का जो गार्ड था वो स्कूल के आगे बैठा हुआ था। ये बताते कि मेरे फादर ने उस गार्ड से रिक्वेस्ट की और उसको कहा कि हमारे घर में कोई चोरनी या कोई औरत घुस चुकी है, तुम जरा हमारे साथ चलो और ऊपर चल के देखो। अगर वाकई में ये कोई चोर है या चोरनी है तो तुम्हारे पास गन मौजूद है, इसको चल के पकड़ लेते हैं या कम से कम हमारी सेफ्टी तो हो जाएगी। ये बताते हैं कि उस गार्ड को हम राजी करके जैसे ही वापस ग्रिल के पास पहुंचे, ये अपनी छत के करीब आए, तो जब हमने अपनी छत की दरमियान की तरफ या बीच में देखा तो वहां पे कुर्सी तो पड़ी हुई थी, लेकिन वहां पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। हालांकि अब से तकरीबन 2 मिनट पहले हम दोनों बाप बेटे ने अपनी आंखों से हमारी छत के बीच में कुर्सी के ऊपर एक औरत को बैठे हुए देखा था। अब हमारे लेफ्ट और राइट पे जो घर मौजूद थे वो सिर्फ एक फ्लोर पे मुश्तमिल थे। सामने की तरफ कब्रिस्तान था और बैक साइड पे रोड मौजूद था। यानी अगर वो चोरनी भी होती तो उसके लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि वो यहां से कूद सके या बाहर की तरफ जा सके। बहरहाल हम लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वहां पे जो गार्ड मौजूद था उसका ये ख्याल था कि इस पूरी पट्टी में, यानी कि जो पट्टी कब्रिस्तान के सामने मौजूद है, अक्सर छतों पे इस तरह की औरतें और बच्चे नजर आया करते हैं, जिनके बारे में लोगों का यही ख्याल है कि ये शेप शिफ्टर्स या छलावे हुआ करते हैं, जो मुख्तलिफ रूपों में घर वालों को नजर आते हैं और देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आपकी फैमिलीज़ को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।